बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम्स इस सिलसिले का लेक्चर नंबर 16 है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको 2-3 दफ़ा देखिएगा। डेटा सिक्योरिटी इज एन imperative aspect of any database system. It is of particular importance in distributed system because of large number of users, fragmented and replicated data, multiple sites and distributed control. सबसे ज़रूरी चीज़ जो डेटाबेस के साथ वो उसकी सिक्योरिटी, कि जब आपने डेटाबेस में डेटा फीड कर देना है तो फिर उसकी सिक्योरिटी आपके लिए एक चैलेंज बन जाएगा। लोकली डेटाबेस के साथ इतने प्रॉब्लम्स या उसकी सिक्योरिटी का इतना कंसर्न नहीं होता, क्योंकि वो किसी एक ऑफिस में लॉक में वो डेटाबेस पड़ी होती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि कंकरेंट बहुत सारे यूज़र अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया में यूज़र्स, फिर डेटाबेस फ्रेगमेंटेड है, रेप्लिकेटेड है, और इसके अलावा मल्टीपल साइट्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल है, तो फिर इसकी सिक्योरिटी जो सी है ये एक मेजर इशू बन जाता है। डेटाबेस में थ्रेट्स क्या है? अवेलेबिलिटी लॉज नंबर 1। अवेलेबिलिटी लॉज रेफर टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स बाय लेजिटिमेट यूजर्स, यानी डेटाबेस की ज़रूरत थी और वो अब रिस्पॉन्स नहीं कर रही। जैसे आपने क्यूरी की, डेटाबेस डाउन हो गई या कोई और सूरत हाल बन गई। Integrity loss occurs when unacceptable operations are performed upon the database, either accidentally or maliciously. This may happen while creating, inserting, update, or deletion of data. It results in corrupted data leading to incorrect decisions. तो एक तो ये है कि अवेलेबिलिटी लॉस के डेटाबेस आपको सर्व नहीं कर रही, और दूसरे नंबर पे इंटेग्रिटी लॉस की उसमें जो इंफॉर्मेशन मौजूद है वो जो सी वो करप्टेड हो गई है, यानी इंफॉर्मेशन जो सी है वो अब करप्टेड हो गई है, पार्शली करप्टेड हो गई है या वो फुली करप्टेड हो गई, क्योंकि आपकी जो डेटाबेस है वो ड्यूरिंग अपडेट या इंसर्शन या जब आपने रिकॉर्ड्स डिलीट किए तो उनके जो रिलेशंस जो से उनका वो टूट गए, उनके जो लिंक बने हुए थे डेटा के या मास्टर डिटेल जो उसका या और कोई जो आपने स्कीम वहाँ पे यूज़ की थी, जो फ्लो था डेटा का, वो अब कंसिस्टेंट नहीं रहा। तो इस तरह जो डेटाबेस की इंटेग्रिटी है वो लॉस हो गई। इसकी एग्जांपल यूँ ले लें, फॉर एग्जांपल आपको अब ऐसे रिकॉर्ड नज़र आ रहे हैं कि स्टूडेंट तो मौजूद हैं लेकिन उनका जो क्लास का डेटा है वो आपके पास मौजूद नहीं है। तो इस सूरत में या सिर्फ क्लास का डेटा मौजूद है और ये नहीं पता कि ये कौन से स्टूडेंट का डेटा है। इसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी लॉज है। कॉन्फिडेंशियलिटी लॉज जैसे विकीलीक्स का आपने जो सा वो केस सुना होगा, पूरी दुनिया में तबाही उसने मचा दी। कॉन्फिडेंशियलिटी लॉज अकर्स ड्यू टू अनऑथराइज्ड और अनइंटेंशनल डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। इट मे रिजल्ट इन इलीगल एक्शन, सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड लॉज इन पब्लिक कॉन्फिडेंस। और अगर कॉन्फिडेंशियलिटी जैसे फेसबुक के बारे में आप सुनते हैं कि फेसबुक ने अपना डेटा जो सा वो सेल किया, लोगों का डेटा जो सा वो यूज़र्स का डेटा सेल किया, तो इससे लोगों का एतमाद उठ जाता है। और इसके अलावा ये कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है अदारे के खिलाफ, और इसके अलावा जो पब्लिक कॉन्फिडेंस है उसको बहुत नुकसान पहुंचता है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी लॉज ये लाजमी नहीं कि जानबूझ कर किया जाए, बाज़ दफ़ा ये होता है कि ऑथराइज या अनइंटेंशनली भी ये काम जो सा ये हो जाता है। तो डेटाबेस के थ्रेट्स, अवेलेबिलिटी लॉस, इंटेग्रिटी लॉस और कॉन्फिडेंशियलिटी लॉस। मेजर्स ऑफ कंट्रोल, अब आपने इसको किस तरीके से कंट्रोल करना है, आपने क्या काम करने हैं कि आपकी डेटाबेस जो सी वो इन 3 सिचुएशंस में ना जाए, अवेलेबिलिटी रहे, उसकी इंटेग्रिटी रहे और कॉन्फिडेंशियलिटी रहे। तो द मेजर ऑफ कंट्रोल कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज, जिसमें एक्सेस कंट्रोल है, फ्लो कंट्रोल है एंड डेटा इंक्रिप्शन है। एक्सेस कंट्रोल मीन कि कौन कौन डेटाबेस को एक्सेस करेगा। फ्लो कंट्रोल मीन के डेटा कहाँ कहाँ से फ्लो होगा, किस किस साइट पे जाएगा, और इसके अलावा डेटा इंक्रिप्शन के डेटा
जब कम्युनिकेशन चैनल्स के ऊपर ट्रांसमिट हो या वन साइट टू अनदर साइट वो जब जाए तो रास्ते में वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो, यानी वो अब यूं समझ लें कि वो किसी की के साथ आपका डेटा जो सा वो जाए ताकि रास्ते में उसको रीड ना किया जा सके। एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल इंक्लूड्स सिक्योरिटी मैकेनिज्म इन ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे आप यूज़र पासवर्ड लगा देते हैं। टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट unauthorized access, a user can gain access to the database after clearing the login process through only valid user accounts. Each user account is password protected. Flow control. Distributed systems encompasses a lot of data flow from one site to another and also within a site. Flow control prevents data from being transferred in such a way that it can be accessed by unauthorized agents. A flow policy lists out the channels through which information can flow. It also defines security classes for data as well as the transactions. तो जो फ्लो कंट्रोल है, अब इसमें देखें कि डेटा किसको चाहिए, किसको ऑथोराइज करना है, सारी साइट पे डेटा भेजना या नहीं, ये फ्लो कंट्रोल में आएगा कि ये वाला डेटा जो सा फलां साइट की तरफ नहीं भेजना। और एक्सेस कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल के बाद जो तीसरा पॉइंट है दैट इज डेटा इंक्रिप्शन। डेटा इंक्रिप्शन रेफर्स टू कोडिंग डेटा व्हेन सेंसिटिव डेटा इज टू बी कम्युनिकेटेड ओवर पब्लिक चैनल्स. Even if an authorized agent gains access to the data, he cannot understand it since it is an incomprehensible format. Incomprehensible format का मतलब ये है कि वो जो डेटा है वो encrypted है, उसको decrypt करना पड़ेगा आपको, देखने से पहले आपको उसको डिकोड करना पड़ेगा क्योंकि वो encoded डेटा है, और डिकोड करने के लिए आपको एक की चाहिए, KEY की। उस की के बगैर आप उस डेटा को डिकोड नहीं कर सकेंगे, ना ही वो रीडेबल होगा। व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी? अब डेटा को जब आपने इनक्रिप्ट करना है तो क्रिप्टोग्राफी है क्या? क्रिप्टोग्राफी इज द साइंस ऑफ इनकोडिंग इंफॉर्मेशन बिफोर सेंडिंग विया अनरिलायबल कम्युनिकेशन पास सो दैट ओनली एन अनऑथराइज्ड रिसीवर कैन डिकोड एंड यूज इट. Only an authorized receiver can decode and use it. तो authorized receiver कौन सा होगा? जिसके पास उस डेटा को डिकोड करने की की होगी। की को आमतौर से सेपरेटली ट्रांसमिट कर दिया जाता है टेलीफोन नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको क्रेडिट कार्ड घर पर आता है तो उसकी की जो सी वो उसमें मौजूद नहीं होती, या अगर आपको की घर पर आ गई है तो क्रेडिट कार्ड जो सा वो आपको बैंक से मिलेगा, तो ये दोनों इकट्ठे नहीं आते। तो सेम अलाइक जो क्रिप्टोग्राफी है, क्रिप्टोग्राफी इज द साइंस ऑफ एनकोडिंग इंफॉर्मेशन बिफोर सेंडिंग विया एन रिलायबल कम्युनिकेशन पास सो दैट ओनली एन ऑथराइज्ड पर्सन कैन रिकवर द encoded data. The coded message is called cipher text. कोडेड जो मैसेज होता है जिसको कोड्स में लिखा गया होता है उसको साइफर टेक्स्ट कहते हैं, एंड द ओरिजिनल मैसेज इज कॉल्ड प्लेन टेक्स्ट. और इस साइफर टेक्स्ट को फिर आपको डिसाइफर करना पड़ता है, यानी प्लेन टेक्स्ट को आप साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं की मदद से, फिर साइफर टेक्स्ट ट्रांसमिट होता है कम्युनिकेशन पास के ऊपर, फिर वो डेस्टिनेशन पे पहुंच के साइफर टेक्स्ट ही होता है, लेकिन उसको फिर डिसाइफर करके प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया जाता है जो रीडेबल होता है. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट बाय द सेंडर इज कॉल्ड इनकोडिंग और इनक्रिप्शन. तो टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना इनक्रिप्शन कहलाता है. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग साइफर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट बाय द रिसीवर इज कॉल्ड डिकोडिंग और डिक्रिप्शन. तो डिक्रिप्शन क्या प्रोसेस है? डिक्रिप्शन या डिकोडिंग में जो साइफर टेक्स्ट है इसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया जाता है दोबारा से, जो कि रीडेबल होता है. क्रिप्टोग्राफी को अगर आप अंडरस्टैंड करें, द एंटायर प्रोसीजर ऑफ कम्युनिकेटिंग यूजिंग क्रिप्टोग्राफी कैन बी इलस्ट्रेटेड थ्रू द फॉलोइंग डायग्राम. प्लेन टेक्स्ट है आपके पास, उसकी आपने इंक्रिप्शन की, सेंडर ने उसकी इंक्रिप्शन कर दी, और ये कम्युनिकेशन चैनल है, ये फॉर एग्जांपल सैटेलाइट है या फाइबर ऑप्टिक लिंक है,
इसके ऊपर जो ट्रांसमिट होगा वो साइफर टेक्स्ट होगा, यानी जो इनक्रिप्टेड टेक्स्ट है, ये रीडेबल नहीं होगा। डेस्टिनेशन पे इस साइफर टेक्स्ट की डिक्रिप्शन कर लेगा रिसीवर की मदद से, जो उसको टेलीफोन पे बता दी गई, और ये प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि रीडेबल होगा। कन्वेंशनल इंक्रिप्शन मेथड्स कौन से हैं? इन कन्वेंशनल क्रिप्टोग्राफी द इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन इज डन यूजिंग द सेम सीक्रेट की, जो टेलीफोन पे बता दी जाती है या ईमेल कर दी जाती है या एसएमएस कर दिया गया। Here the sender encrypts the message with an encryption algorithm using a copy of the secret key. The encrypted message is then sent over public communication channel. On receiving the encrypted message, the receiver decrypted with the corresponding decryption algorithm using the same secret key. तो ये secret key जो सी वो सेपरेट से वो किसी मीटिंग में उन्होंने शेयर की होती है या वो सेपरेट से उनके पास मौजूद होती है। ये की फॉर एग्जांपल 4 लेटर्स पे भी मुश्तमिल हो सकती है, और ये अगर बहुत कम्प्लेक्स है तो 256 बिट्स पे भी मुश्तमिल हो सकती है। 128 बिट पे माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर जो सा वो इंक्रिप्शन करता है, जिसको आप रिवर्स एल्गोरिथम के लिए आपको बहुत काम करना पड़ेगा। सुपर कंप्यूटर्स भी उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकेंगे उस डेटा को। Conventional encryption methods में security in conventional cryptography depends on 2 factors. Number 1, a sound algorithm which is known to all, a randomly generated, preferably long secret known only by the sender and the receiver. तो एक लॉन्ग सीक्रेट की जो 128 बिट्स यानी इतनी लेंथी की अगर आप उसको गैस भी करने की कोशिश करें तो वो पॉसिबल ना हो, और एक ऐसा एल्गोरिथम जिसकी मदद से डेटा को बहुत जल्दी जो सा वो इनक्रिप्ट किया जा सके और डिक्रिप्ट किया जा सके। द मोस्ट फेमस कन्वेंशनल क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम इज डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड और DES। तो मोस्टली जो जिप फाइल्स हैं या बाकी जो सिक्योरिटी इंक्रिप्शन के लिए प्रोग्राम्स हैं वो DES या डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड को यूज करते हैं। द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज इट्स इजी एप्लीकेबिलिटी। हाउएवर, the greatest problem of conventional cryptography is sharing the secret key between the communication parties. The way to send the key are cumbersome and highly susceptible to eavesdropping. तो ये भी पॉसिबल है कि जो आपने की सेंड की वो भी किसी को पता चल गया। जैसे आपने फ़ोन पे की बताई, तो अगर उनके पास एक्सेस है, आपकी वो कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहे हैं या आपके SMS रीड कर रहे हैं, तो की जो सी वो आपकी वो रीड कर सकते हैं। इसके अलावा जिस बंदे के पास की है उसकी ज़िंदगी भी दाव पे लग जाती है, क्योंकि डेटा सारा इनक्रिप्टेड फॉर्म में है और सिर्फ की मदद से उसको डिक्रिप्ट किया जा सकता है। तो इस तरह बाज़ दफ़ा उन लोगों को अगवा भी कर लिया जाता है जिनके पास डिक्रिप्शन की हो। तो ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है, इसलिए इस पे बहुत सोचने वाली बात है ये। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। इन कंट्रास्ट टू कन्वेंशनल क्रिप्टोग्राफी, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी यूजेस 2 डिफरेंट कीज रेफर टू एज पब्लिक की एंड द प्राइवेट की। तो ये मेथड जो सा ये उसकी निस्बत ज़्यादा सिक्योर है, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, जिसमें एक पब्लिक की होती है और एक प्राइवेट की। ईच यूजर जनरेट्स द पेयर ऑफ पब्लिक की एंड प्राइवेट की। द यूजर देन पुट्स द पब्लिक की in an accessible place. When a sender wants to send a message, he encrypts it using the public key of the receiver. On receiving the encrypted message, the receiver decrypted using his own private key. Since the private key is not known to anyone but the receiver, no other person who received the message can decrypt it. तो इसमें 2 कीज होती हैं, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की। जो पब्लिक की वो जो आपके पास मौजूद है, और प्राइवेट की वो जिसकी मदद से डेटा डिक्रिप्ट किया गया। तो इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स एल्गोरिथम यूज़ किया जाता है जिसकी मदद से डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट किया जाता है। द मोस्ट पॉपुलर पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम आर RSA एल्गोरिथम एंड डिफल-हेलमन एल्गोरिथम। ये 2 एल्गोरिथम्स हैं जो पब्लिक की एल्गोरिथम्स हैं। This method is very secure to send private messages. However, the problem is it involves a lot of computation and so proves to be inefficient for long messages. तो अगर डेटा बहुत ज़्यादा है तो फिर डिक्रिप्शन के लिए बहुत टाइम चाहिए,
और आपको फिर सुपर कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और आमतौर से अगर बहुत हसास डेटा है तो फिर उसको RSA या डिफे-हेलमैन एल्गोरिथम की मदद से जो सा वो इनक्रिप्ट किया जाता है। The solution is to use a combination of conventional and public key cryptography. The secret key is encrypted using public key cryptography before sharing between the communication parties. Then the message is sent using conventional cryptography with the aid of the shared secret key. तो अब इसका सोल्यूशन क्या है कि आप जो सिंपल कन्वेंशनल की है और पब्लिक की है उन दोनों को जोड़ लें, कन्वेंशनल की मदद से डेटा इनक्रिप्ट कर दें और पब्लिक की मदद से उसकी की इनक्रिप्ट कर दें, ताकि उसको फौरी तौर पे डिक्रिप्ट करना आसान हो, क्योंकि की ज़ाहिर है 100-200 लेटर्स पे मुश्तमिल होगी, तो उसको डिक्रिप्ट करने के लिए 1-2 सेकंड चाहिए आपको। और जो डेटा है वो पब्लिक की जो सी उसके साथ आपने क्योंकि इनक्रिप्ट नहीं किया, वो कन्वेंशनल की के साथ इनक्रिप्ट किया, और जो डेटा इनक्रिप्शन हुई है वो कन्वेंशनल हुई है, और जो की है वो पब्लिक की के साथ आपने उसको इनक्रिप्ट कर दिया। तो इस तरह दोनों आपके जो से वो काम चल गए, यानी सिक्योरिटी भी हो गई और स्पीडी काम भी हो गया। और फिर आपके पास रह जाते हैं डिजिटल सिग्नेचर्स। डिजिटल सिग्नेचर DS इज एन ऑथेंटिकेशन टेक्निक बेस्ड ऑन पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी यूज्ड इन ई-कॉमर्स एप्लीकेशंस। जितनी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं वो सारी डिजिटल सिग्नेचर्स को यूज़ करती हैं, और मोस्टली डिजिटल सिग्नेचर आपके सिस्टम पे इंस्टॉल होते हैं। जिस कंप्यूटर पे डिजिटल सिग्नेचर इंस्टॉल होंगे वही ई-कॉमर्स साइट्स को यूज़ कर सकेगा। जैसे अगर आप बैंक्स की बात करें तो जो बैंक्स हैं वो आप देख रहे हैं वो सारे के सारे ऑनलाइन हैं, लेकिन हम उनके चैनल के साथ कनेक्ट होकर डेटा नहीं देख सकते। रीज़न ये है कि वो डिजिटल सिग्नेचर्स पे चल रहे हैं, और उनकी सिर्फ ब्रांचेस में वो डिजिटल सिग्नेचर इंस्टॉल किए गए हैं, और जो ब्राउज़र है वो देखता है कि डिजिटल सिग्नेचर अवेलेबल है कि नहीं। अगर वो उस कंप्यूटर पे अवेलेबल है तो सिर्फ वहीं पे वो प्रोग्राम चलेगा, अदरवाइज वो वेबसाइट ओपन नहीं होगी। इट एसोसिएट्स अ यूनिक mark to an individual within the body of his message. This helps other to authenticate valid sender of message. Typically, a user digital signature varies from message to message in order to private security against counterfeiting. The method is as follow. अब ये कैसे होता है, डिजिटल सिग्नेचर कैसे काम करते हैं? The sender takes a message, calculates the message, digest of the message and sign it. Digits डाइजेस्ट विद द प्राइवेट की, यानी जो सेंडर है उसने एक मैसेज लिया, उसको कैलकुलेट किया मैसेज को, डाइजेस्ट ऑफ द मैसेज एंड साइन इट, डाइजेस्ट विद द प्राइवेट की के साथ उसको उसने जो सा वो इनकोड कर दिया एक तरह। द सेंडर देन अपेंड्स द साइन डाइजेस्ट लॉन्ग विद द प्लेन टेक्स्ट मैसेज। अब जो सेंडर है ना उसने अब जो साइन डाइजेस्ट मैसेज है उसको प्लेन टेक्स्ट मैसेज के साथ अटैच किया। दी मैसेज इज सेंट ओवर कम्युनिकेशन चैनल। अब वो साथ में तो प्लेन टेक्स्ट के साथ साइंड मैसेज है, और साइंड मैसेज वो डिजिटल सिग्नेचर है जिसको रीड नहीं किया जा सकता। द रिसीवर रिमूव्स द अपेंडेड साइन, डाइजेस्ट एंड वेरीफाई द डेस्क यूजिंग द कॉरस्पॉन्डिंग पब्लिक की। अब जो रिसीवर है उसके पास अपनी पब्लिक की है, वो उसकी मदद से वो साइंड जो मैसेज है उसको वो रीड कर लेगा। The receiver then takes the plain text message and runs it through the same message digest algorithm. If the result of step 4 and 5 matches, then the receiver knows that the message has integrity and authentic. और अगर स्टेप नंबर 4 यानी पब्लिक की का जो रिस्पॉन्स आया और जो मैसेज मिला वो दोनों सेम है, तो उसको पता चल जाता है कि ये जो मैसेज है ये वैलिड मैसेज है, अदरवाइज वो उसको इग्नोर कर सकता है। इस तरह ये आपका लेक्चर कंक्लूड होता है, जिसमें हमने डेटाबेस सिक्योरिटी की बात की। थैंक यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।